हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, अपलोड नहीं आ रहा था। तो रीज़न तो बताएं बहुत है, ना बताएं तो कुछ भी नहीं है। तो सीधा सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, उन सभी को निगलेक्ट करते हुए। तो ठीक है, एक बात स्टार्ट करते हैं, यानी एक थोड़ा सा छोटा सा 2 लाइन का स्टार्ट स्टोरी सुनते हैं कि जैसे एक कुतिया और एक हाथी, दोनों दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। तो एक दिन साथ साथ दोनों घूमने निकले। तो कुतिया और ये हाथी दोनों एक साथ खाते थे, घूमते थे और चलते थे। जैसा माना जाता है कि हाथी और कुत्ते में शायद संगठन सही नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में इतना तालमेल था कि वो एक ही साथ खाते, एक ही साथ घूमते और टहलते। एक बार का समय था कि कुतिया ने हथनी से कुछ दिन के लिए दूर हो गई। तो अचानक उस कुतिया ने हथनी के पास कई साल यानी 2-3 महीनों बाद आई। उसने बोली कि दोस्त, मैंने अपने 5-6 बच्चों को जन्म दिया, तूने अभी तक क्या किया? तो हथनी सीधी सीधी बात सुन लेती है, कोई जवाब नहीं देती है। ठीक कुछ समय बीतता है तो साल यानी फिर अगले सीजन में फिर वह कुतिया आती है, फिर बोलती है मैंने तो 5-6 बच्चों को जन्म दिया, तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया? ऐसे कहते वो हमेशा आके हथनी का मजाक बनाती है और उसके साथ खिलवाड़ करती है। अंत में जब हथनी को समझ में आ जाता है कि क्या मैटर है, तो वो कुतिया से बोलती है कि सुनो, तुम अपने जगह पे सही हो, हम अपने जगह पे सही हैं, बस बात तुम्हारी ये है, तुम कुतिया को जन्म देती हो, लेकिन हम एक हाथनी को यानी एक विशाल जीव को जन्म देंगे। तो ये मैटर नहीं कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, मैटर ये कहता है कि हम कितना बड़ा कर रहे हैं और कितनी टाइम लगेगी। तो कहते हैं रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे, यानी रोम जैसे विशाल कंस्ट्रक्शन वाली कंट्री यानी छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सजेस्टेशन रखा है, उसके स्ट्रक्चर को ऐसे डाला गया है कि कहते हैं रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे, यानी महान कार्य कोई एक दिन में संभव नहीं होता है। तो आपको प्रयास करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो मिलते हैं अभी इसी वीडियो में, देखते हैं कि आपको कैसे इंग्लिश को सीखना आसान हो जाएगा। कहते हैं इंग्लिश को सीखना बहुत हार्ड होता है, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। ऐसा कि कठिन होता नहीं है, बस उसको कठिन सोच से बना दिया गया है कि कठिन इतना ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं अगले साथ। तो यहाँ से देखते हैं इंग्लिश की क्या दशा होती है, इंग्लिश को कैसे खंडित करते हैं, इंग्लिश को किस दिशा में पढ़ते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश का यदि सीधा सीधा मीनिंग लिखें तो लिखते हैं ENGLISH। यदि हमसे कोई पूछ लिया जाए इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, तो सीधा सीधा बताएंगे ENGLISH, यानी 3, 4, 7 अक्षर। सीधी सीधी बताएंगे 7 अक्षर। यदि इंग्लिश के साथ साथ वो हमारे अंदरूनी भाषा में पूछे तब जाके हम उसको अंदर पूछेंगे। तो अभी तक इतना बात कहते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। कुछ बातों को हम सीधे सीधे रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले जो वीडियो बना था, इससे वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें क्या था कि आवाज़ क्लियर नहीं था। आवाज़ क्लियर नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया, यानी रिप्लाई दिया कि यार ये जो लेक्चर है कुछ फिर से रिवाइज करके बताया जाए, क्योंकि इसमें जो कन्फर्म आवाज़ था वो क्लियर नहीं आ पा रहा था। उसका एक ही रीज़न था कि बस वही बोलें, एक छोटे जीव और बड़े जीव में अंतर होता है, जैसे माइक और ईयरफोन में अंतर होता है। तो वहाँ यूज किए थे ईयरफोन, यहाँ यूज करते हैं अपने कुछ और चीज़ें। तो इसी के कारण इसका आवाज़ कन्फर्म नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसी चीज़ को कुछ रिकॉल करते हुए इस वीडियो में उतना ही चीज़ पढ़ते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं इससे आगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश इतना हार्ड क्यों होता है।
इंग्लिश के इतने कठिन यानी इतना कठिन होने का रीज़न क्या है कि इतना कठिन होता है? तो सीधी सीधी बात समझते हैं कि एक शाकाहारी बंदा, एक अपने स्वयं सोच के बताइए कि एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, यदि इन दो बंदों को ये पूरा हो जाएगा, यानी ये बंदा हो जाएगा शाकाहारी और ये बंदा हो जाएगा मांसाहारी। यानी एक बंदा शाकाहारी वाला होता है, एक मांसाहारी। सीधी सी बात कहते हैं कि यदि हम शाकाहारी वाले बच्चे के भोजन को, यानी शाकाहारी बंदा क्या खाता है? नॉर्मल दाल, चावल, सब्जी और रोटी, यानी नॉर्मल शाकाहारी वाला बंदा दाल, चावल, सब्जी, रोटी के अपना आहार यानी अपना खान पान समाप्त करता है। वहीं पर एक मांसाहारी व्यक्ति क्या करता है? मीट, मांस, मछली, इन सभी चीज़ों का सेवन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये दोनों बंदे ठीक उसी प्रकार होते हैं जैसे एक हिंदी और एक इंग्लिश। यानी इसका कंपेयर करें तो इसको मान लेते हैं अपनी लैंग्वेज हिंदी, ये मांसाहारी लैंग्वेज मान लेते हैं जो हमको लगता है सबसे हार्ड, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज मानते हैं इसको हिंदी लैंग्वेज। ये समझते हैं कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए इतना कठिन क्यों होता है और ये आसान क्यों होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक बंदा मांसाहारी होता है, उसको मेन मांस मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं होता, वो 10 मिनट में खाएगा, आधे घंटे में खाएगा, 15 मिनट में खाएगा, 1 मिनट में ही खा सकता है, लेकिन इसको ये चीज़ कभी भी खराब नहीं लगेंगी। क्या मांसाहारी बंदे को कभी मीट मछली खराब नहीं लगेंगी। ठीक उसी प्रकार यदि शाकाहारी बंदे को दाल, चावल, सब्जी और रोटी दिया जाए तो ये भी अपने चाव से यानी अपनी अच्छाई से खा लेगा, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सोचिए, क्या कभी मांसाहारी यानी शाकाहारी बंदे को बोला जाए कि मांसाहारी चीज़ों को खाने के लिए, जैसे इस शाकाहारी बंदे को बोला जाए कि मीट, मांस, मछली, यानी शाकाहारी बंदे को मीट, मांस, मछली ये सब चीज़ों को खाने के लिए, तो ये क्या करेगा बंदा? ये तो पहले तो खाने के से इतराएगा, यानी पूरा खाने के लिए ही मना कर देगा कि हम ये सब नहीं खा पाएंगे, यानी बहुत जोर डाला जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक पीस यानी थोड़ा बहुत इसको लेने का प्रयास करेगा, खाने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार इसको विजुलाइज कीजिए, जैसे आप हों ना खाने वाले, फिर इसको चेक करते हैं। यानी इसमें यदि इस बंदे को, शाकाहारी वाले बंदे को दे दिया जाए मीट, मांस, मछली, तो ये क्या करेगा? इसके कुछ पीस को उठाएगा और खाने का प्रयास करेगा 1 घंटे में, यानी 15 मिनट में, आधा घंटा में कुछ न कुछ खाने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार यदि इसको दे दिया जाए 2 घंटे, तो शायद वो खाने में सफल हो जाएगा। यानी एक बार में नहीं होता है, इसको लगातार 1 सप्ताह दे दिया जाए तो शायद उसको 2 घंटे में, यानी 2 घंटे क्या, धीरे धीरे वो अपने मिनट यानी नॉर्मल खाना की तरह खाने का ट्राई कर लेगा। ठीक उसी प्रकार यदि मांसाहारी बंदे को दाल चावल दिया जाए, दाल चावल यानी शाकाहारी भोजन दिया जाए, तो ये तो नॉर्मली शायद खा लेगा, क्योंकि इसको मांसाहारी के साथ साथ ये सभी चीज़ें
ज़रूरी होती हैं। तो ये नॉर्मली खा लेगा, लेकिन क्या होगा जब इसके अंदर के ऑर्गन्स को ये मांसाहारी यानी हार्ड चीज़ों को पचाने की शक्ति है, तो इन चीज़ों को पचा नहीं पाएगा, यानी दाल चावल सब्जी रोटी को पचा नहीं पाएगा। तो इसको भी वो खाने के लिए इतराएगा, इसको खाने के लिए मना करेगा। तो ठीक इसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चों को, हिंदी वाले लैंग्वेज वाले टीचरों को, हिंदी लैंग्वेज वाले देशवासियों को इंग्लिश उसी प्रकार लगता है जैसे एक शाकाहारी बंदे को मांसाहारी दे दिया जाए। हालांकि कहते हैं हिंदी वाले को इंग्लिश आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन जैसे उनको एक चीज़ लिखने में पहले उनको 4 घंटे लगते थे, वही ट्राई करने के बाद, प्रयास करने के बाद सीधी सीधी आ जाएंगी। ये शाकाहारी वाले को इंग्लिश वैसे ही चुभती है जैसे एक शाकाहारी बंदे को मांस मछली खाने को दे दिया जाए। और यदि मांसाहारी बंदा भी खा लेता आसानी से हिंदी को अटैच कर जाएगा, लेकिन ये इसके अपेक्षा इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये हमारे कैटेगरी का ना होने के कारण ही हमको खराब लगता है, यानी इंग्लिश हमारे कैटेगरी का ना होने के कारण हमको खराब लगता है, जबकि हमारी हिंदी भाषा को हमको सबसे अच्छी समझ में आ जाती है। ये इंग्लिश भाषा जो दूसरी लैंग्वेज है, यही इसी कारण हमको समझ में नहीं आती है। तो इसको समझते हैं कि हमारी भाषा है नहीं तो है कहाँ से, जिसके कारण ये हमको समझ में नहीं आती, फिर भी हमको समझ में नहीं आती है तो हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। एक चीज़ ये समझ में आ गया कि ये इंग्लिश हमारे लिए इतना कठिन क्यों होता है। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि इंग्लिश हमारे लिए इतना ज़्यादा कंजेस्टेड क्यों होता है। इंग्लिश बस कुछ है नहीं, बस एक नॉर्मल लैंग्वेज होता है, बस हमारे देश, हमारे जुड़ाव, हमारे लगाव उससे ना होने के कारण वो हमें इतना ज़्यादा हार्ड यानी कठिन लगता है। तो इतना ज़्यादा ये सरल लगाने के कारण ये है नहीं तो है कहाँ से, ये अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के आई हुई थी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, सीधा सीधा बता रहे हैं कि उसका वॉइस क्लियर नहीं था, बस इसीलिए इस वीडियो में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे थे कि ये इंग्लैंड से आई हुई लैंग्वेज है। ये इंग्लैंड से आई कैसे ये बात, तो जब भारतीय गुलाम हुए थे तो यूरोप के लोग आके व्यापार करने के लिए भारत में आए हुए थे। ठीक उन्हीं के कारण ये इंग्लैंड से आने वाले जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्हीं के टाइम पे ये आया था। ये चीज़ समझ में आएगा कि इंग्लैंड से अंग्रेज, जैसे भारत के लोगों को भारतीय बोला जाता था, ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड के लोगों को अंग्रेज बोला जाता है। यही अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्हीं के कारण भारत में अंग्रेजी आ गई, यानी भारत में अंग्रेजी अंग्रेजों से ही आई थी। ठीक, ये तो भारत में आ गई, इससे हमसे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन ये भारत के लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया पढ़ना, अंग्रेजी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड क्यों हो गया कि ऐसा माना जाता है कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती वो एकदम गंवार भद्दा टाइप का आदमी होता है। तो ये भारत को इतना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी यानी कंपलसरी क्यों हो गया, इसका एक सीधा सा रीज़न था कि ये जो अंग्रेज होते थे, ये अंग्रेज भारत में शासन के दौरान भारतीयों को पूरी तरह से, ये अपने शासन के दौरान जो भारतीय होते थे उन भारतीयों को अपनी तरह से एक गुलाम बना लिए थे। गुलाम बना के लगभग 200 वर्षों तक शासन किए। 200 वर्षों, हालांकि ये केवल अंग्रेज नहीं शासन किए, इसमें कई तरह के राजा थे। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज ज़्यादातर तक शासन किए और यहीं से वो लूट काट के लेकर गए थे। तो जब भारतीयों पर अंग्रेज गुलाम बना लिए थे तो इन भारतीयों के सभी कागजात जो हुआ करते थे, इनके जो बाहर से आने वाले पत्रिकाएं हुआ करती थीं, इन सबको उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया अंग्रेजी
में, यानी इन सबको उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया अंग्रेजी में। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हमको इंग्लिश कठिन है, क्या हमको इंग्लिश कठिन है, लेकिन यदि हम अपने देश में देखें तो शायद 30 से 40% तक आदमी इंग्लिश को सीखने के लिए तैयार है, और वे सीख भी चुके हैं इंग्लिश से। यानी अंग्रेजों से बात करने के लिए बोल लिया जाए तो कंजेस्टेड वो कुछ हद तक अच्छे हद तक बात कर सकते हैं, लेकिन एक अंग्रेज बंदे को बुला दिया जाए अपने देश यानी हिंदी भाषा में बात करने के लिए, भोजपुरी भाषा में बात करने के लिए, तो शायद वो हमसे एक भी शब्द समझ ना पाए। तो एक चीज़ समझ में आता है कि ये हमारे कैटेगरी का ना होने के कारण ही हमको ज़्यादा हार्ड लगता है। बस उसमें कुछ मैटर है कि वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो अंग्रेज़ों को भी हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है। तो इन्हीं के कारण ये सब चीज़ों को उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया इंग्लिश में। अब जब ये सभी भारतीयों के सभी कागजात इंग्लिश में हो गए तो आज़ादी के बाद इन सभी चीज़ों को उनको पढ़ना ज़रूरी था। यानी ये जब अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी चीज़ों को जब भारतीयों को पुनः वापस मिला तो इनको पढ़ने के लिए यानी अपने स्वयं के कागजात, घर मकान खेत खलिहान को कागजात को जो उनको इंग्लिश में मिला था, उनको पढ़ने के लिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी हो गया। इसके साथ साथ सभी ऑफिस के सभी कारोबार इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो गए थे। यानी इसी के कारण हमको इंग्लिश को इतना ज़्यादा पढ़ना कंपलसरी हो गया। ठीक, एक चीज़ समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा कठिन क्यों होता है और ये आया कहाँ से। तो ये गुलामी के दौरान यूरोप में रहने वाले इंग्लैंड देश से आया था, जहाँ के लोगों को अंग्रेज बोलते हैं और इन्हीं की भाषा को ही बोलते हैं अंग्रेजी, यानी अंग्रेज़ों की भाषा को ही बोलते हैं अंग्रेजी। जैसे हिंद देश के निवासी को बोलते हैं हिंदी, यानी हिंदुस्तान के लोगों की भाषा को बोलते हैं हिंदी, तो जैसे अंग्रेज की भाषा को बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक, इससे हमको समझ में आ गया कि ये अंग्रेजी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड क्यों होता है, आया कहाँ से है, होता क्या है। ठीक, आप अगले ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में होते कौन से अक्षर हैं, यानी उसके ऐसे जड़ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से यदि बंदे को पढ़ाया जाए तो शायद वो इंग्लिश सीखने में कुछ हद तक, कई हद तक सक्षम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को पढ़ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश को लिखने में ये जो एक पॉइंट, यानी इसको बोले तो एक अक्षर हो गया ई, इसको अलग करें तो एक अक्षर हमको मिलेगा ई, इधर से मिलेगा एच, इधर मिलेगा एल, यानी इन सब को जब कंजेस्टेड किए यानी एक साथ इसको जोड़ें, एक साथ इसको मिलाएं, तब जाके हमको एक वर्ड मिला है इंग्लिश। इस इंग्लिश में ई, एल, एच ये सब हैं क्या, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे छोटी इकाई वर्णमाला। तो हम समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ण यानी एक अक्षर, इसको बोलते हैं एक अक्षर, यानी ए को बोलते हैं एक अक्षर। ऐसे हमको मिल जाता है बी, इसको बोलते हैं एक अक्षर। अक्षर को बोले तो बोलेंगे वर्ण, ये भी हो जाएगा एक वर्ण, यानी अक्षर को अक्षर या वर्ण बोल सकते हैं। यानी इंग्लिश के एक टुकड़े को, एक खंड को बोलते हैं अक्षर या वर्ण। आप ध्यान रखे होंगे कि इन वर्डों को लिखने के लिए हम कई तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी ए पढ़ते हैं, दूसरे वाले इसको भी हमको ए पढ़ना पड़ता है, यानी ऐसे भी लिखा जाता है ए। लेकिन फिर आगे देखेंगे कि एक ए ऐसे करके बना होता है जो हमको किताबों में मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगला ए हमको मिलता है ये वाले, यानी ये थोड़े फैंसी टाइप होते हैं। तो हम जाने हैं कि एक ही अक्षर के 4 प्रकार से हमको मिल गया। पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरे, चौथे।
यानी एक ही अक्षर के 4 प्रकार से मिल गए हैं। तो इसको हम जानेंगे कि आखिर एक ही अक्षर के 4 प्रकार क्यों लिखे जाते हैं, यानी एक अक्षर के 4 प्रकार क्यों लिखे जाते हैं। तो ये चारों प्रकार हैं क्या, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसको जानेंगे कि एक अक्षर के 4 प्रकार कौन से हैं। तो हम जान रहे हैं पहला अक्षर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। लेटर क्या होता है, यानी अक्षर क्या होता है, इंग्लिश की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसको टुकड़े यानी जिसको अलग नहीं किया जाता उसको बोलते हैं अक्षर। जैसे अक्षर में आ गया ए, इसको बता देंगे कि एक अक्षर होता है। लेकिन इस अक्षर को हम 4 प्रकार से क्यों लिखते हैं, जैसे ए हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, यानी इसको 4 प्रकार से क्यों लिखते हैं। तो इसके भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाता है लिखने वाला अक्षर, यानी सीधा सीधा बोल दें तो हो जाएंगे लिखने वाले अक्षर। दूसरा छपने वाला अक्षर, यानी इस तरह टुकड़े को यदि माने तो पहला जगह लिखने वाले अक्षर, दूसरा छपने वाले अक्षर। क्योंकि हम छपने वाले अक्षर को कभी लिखे में, यानी लिखने वाले अक्षर को हम कभी छपने वाले टाइप में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि अक्षर के 2 प्रकार हो जाएंगे, एक छपने वाला अक्षर और एक लिखने वाला अक्षर। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमको कन्फर्म नहीं बताया जाता है कि लिखने वाला अक्षर कौन है, पढ़ने वाला अक्षर कौन है, यानी लिखने वाले अक्षर कौन है, छपने वाले। ये छपने वाले अक्षर जो होते हैं ये अक्सर करके हमको किताबों में मिलते हैं, जो छपे छपाए मिलते हैं, प्रिंटेड वो हमको किताबों में मिलते हैं, उनको बोलते हैं छपने वाले अक्षर। लेकिन लिखने वाले अक्षर जो हम अपने स्वयं पत्रों में, अपने हाथ से स्वयं कापियों में लिखते हैं, इसको बोलते हैं छपने, यानी लिखने वाले अक्षर, दूसरा छपने वाले अक्षर। ठीक, लिखने वाले अक्षर के भी 2 प्रकार आ जाएंगे, यानी लिखने वाले अक्षर के 2 प्रकार आ जाएंगे। पहला हो जाएगा यानी कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, यानी बोले तो बड़ा अक्षर। इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस इसको समझ जाएंगे। लिखने वाला कैपिटल लेटर, यहाँ आ जाएगा स्मॉल लेटर, यानी हो जाएगा छोटा अक्षर। यानी कि यहाँ से हो जाएगा कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर। हाँ, तो यहाँ से डिसाइड हो गया, यानी लिखने वाला कैपिटल लेटर यानी लिखने वाले बड़े अक्षर और लिखने वाले छोटे अक्षर। ठीक वैसे 2 प्रकार यहाँ आ जाएंगे पहला हो जाएगा यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये हो जाएगा बड़ा अक्षर और ये छोटा अक्षर। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होगा कि इस बड़े अक्षर में और इस बड़े अक्षर में क्या अंतर, यहाँ छोटे छोटे अक्षर में क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें कि ये लिखने वाला बड़ा अक्षर है और लिखने वाला छोटा अक्षर है, लेकिन ये किताबों में छपने वाला बड़ा अक्षर है और किताबों में छपने वाला छोटा अक्षर है। अभी बाद में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इन चारों में क्या अंतर है। अब हम जान गए कि ए के 4 प्रकार, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ए के 4 प्रकार हमारे 1, 2, 3, 4, यानी ए के 4 प्रकार, यानी प्रत्येक अक्षर के 4 प्रकार यहाँ से डिफाइन हो जाते हैं कि लिखने वाला बड़ा अक्षर, लिखने वाला छोटा अक्षर, छपने वाला बड़ा अक्षर और छपने वाले छोटे अक्षर।
अब हम जानेंगे कि लिखने वाला बड़ा अक्षर क्या होता है और लिखने वाला छोटा अक्षर क्या होता है। छपने वाले बड़े अक्षर क्या होते हैं, छपने वाले छोटे अक्षर क्या होते हैं। तो हम सीधी सीधी एक अक्षर को लेके चलते हैं, ए या फिर बी। आप लोग बता सकते हैं कि किसको हम लेके चलें, ए या बी। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं बी, क्योंकि ए के आप 4 प्रकार यहाँ से देख गए और बी के 4 प्रकार हम लिख के दिखा देंगे, जिससे इस वाले ए के 4 प्रकार को आप कमेंट करेंगे कि ए के 4 प्रकार ये कौन कौन से हैं। जैसे इसको ऐसे कमेंट करना, 1 2 3 4। नंबर में जैसे इसको ऐसे कमेंट करेंगे कि 1 नंबर और 3 नंबर लिखने वाले हैं, 2 नंबर 4 नंबर छपने वाले हैं, या 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर छपने वाले हैं, 2 नंबर 1 नंबर कमेंट करना। इसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है इस लेक्चर को पूरा रीड करने के बाद। तो हम चेक करते हैं बी के 4 अक्षर कौन कौन से हैं। तो एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि जो किताबों में बी वाला यानी बी दिया होता है तो कैपिटल लेटर में हमेशा बी इस प्रकार से दिया होता है, और जो स्मॉल लेटर दिया होता है वो एक स्ट्रेट लाइन उसके बीच में सीधे पीछे गोला मार दिया होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मारता। तो किताब वाले हो जाएंगे, यानी किताब वाले ये बड़े अक्षर हो जाएंगे और ये छोटे अक्षर हो जाएंगे। तो इसमें किताब वाले में बड़े अक्षर, किताब वाले छोटे अक्षर हमको मिल जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा, ये इसमें कोई डिजाइन नहीं, बस इसका हो जाएगा ये किताब वाला बड़ा अक्षर और ये किताब वाले छोटे अक्षर, यानी हो जाएगा ये किताब वाला छोटा अक्षर, ये किताब वाले बड़ा अक्षर। यानी एक चीज़ हमको डिफाइन हो गया कि ये बड़ा वाला ये छोटा वाला अक्षर हो गया। लेकिन कभी कभी गौर किए होंगे कि इसमें क्या होता है कि हम जब छोटे अक्षर को लिखते हैं तो हमेशा छोटे अक्षर को, इसके छोटे अक्षर को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। कभी नहीं देखेंगे कि हम ऐसे करके लिखते हैं। हमेशा जब बी वाले अक्षर को लिखते हैं तो ये वाला कन्फर्म वाला होता है, यानी इसके आगे पीछे कुछ न कुछ डंडी बना के रखते हैं, बस ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं लिखने वाला छोटा अक्षर। और ये तो कन्फर्म हो गया कि ये छपने वाला बड़ा अक्षर है। तो एक वाले बी वाले में देखेंगे हम लोग कि ये ऐसे करके होता है, यानी थोड़ा फैंसी टाइप में होता है। जैसे ये वाला बनता है ये, तो ये ऐसे होता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके। तो ये होता है बी, यानी बड़े लेटर में बी, छोटे लेटर में बी, यानी कैपिटल लेटर में बी और स्मॉल लेटर में। तो हालांकि ये चीज़ हमको लिखने वाला होता है, लेकिन हम लिखते हैं ये वाला। ये चीज़ छपने वाला होता है, लेकिन छपते हैं। ये क्या होता है कि ये पूरे चीज़ लिखने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं ये छपने वाले। ठीक उसी प्रकार ये वाले पोर्शन जो होते हैं इनको तो सही टाइम पे यूज करते हैं। तो ठीक यूज करते हैं कि ये जो बड़े लेटर वाले होते हैं उनको हम हमेशा यूज करते हैं कौन सा, ये छोटा अक्षर। यानी इसमें हमको बताना है कि लिखने वाले कौन है और छपने वाले कौन है। तो यहाँ पर हमने देख लिया बी के 4 प्रकार, यानी बी के यहाँ से 4 प्रकार हमको मिल जाएंगे। तो अगला एक बात प्रश्न खड़ा होता है कि हमको जब लिखने वाला ये वाला बड़ा लेटर है तो हम क्यों इसको लिखते हैं, यानी हमको लिखने वाला बड़ा लेटर ये वाला होता है तो हमको ये क्यों लिखते हैं। तो जैसा कि पता है कि ये ऐसे होता है और बी ऐसे करके बनता है। ये वाला बी ऐसे न बन के यहाँ से पूरा बहुत घुमा फिरा के बनता है। यदि ये वाला लेटर जानना होगा तो ऑल इन वन एक बुक करके आता है, ऑल इन वन। इसमें देखेंगे तो आपको 4 प्रकार के ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को मिलेगा।
तो ये वाला बी बन गया चारों प्रकार से। इसी प्रकार के हर अक्षर के चारों प्रकार से मिलेंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो डी के चारों प्रकार, यानी एक डी यहाँ से बनता है ऐसे, ये वाला पहला वाला हो गया। दूसरा डी यहाँ से बनाते हैं, तीसरा यहाँ से सीधे डी हो गया। चौथा डी स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे बनता है, यानी डी के ऐसे हर अक्षर के चारों प्रकार आपको मिल जाएंगे। तो हमने जाना अक्षर के चार प्रकार कौन कौन से हैं। लिखने वाला बड़ा लेटर, लिखने वाला छोटा लेटर, छपने वाले बड़ा अक्षर और छपने वाले छोटा अक्षर। ये तो एक बच्चों की चीज़ होती है जो इसको बताया नहीं जाता है, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे हम समझते हैं कि अक्षर से शब्द कैसे बनते हैं, अक्षर होते क्या हैं, इन अक्षरों के और अधिक श्रेणी क्या होगी। जैसा कि हमने जाना कि अंग्रेजी के एक पॉइंट यानी एक खंड को बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर, यानी इसको बोलते हैं वर्ण या अक्षर। इसको ही नहीं, इसको भी बोलते हैं वर्ण या अक्षर। यानी अंग्रेजी के किसी भी एक लेटर को बोलते हैं वर्ण या अक्षर। के एक अक्षर को हम लोग बोलते हैं ए, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्ण या फिर अक्षर। लेकिन क्या होगा, इन्हीं को एक समूह में रख दिया जाए, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यही चेक कर रहे थे कि इसके एक एक पॉइंट को, एक खंड को बोलते हैं हम लोग अक्षर। लेकिन क्या होगा कि यदि इन्हीं अक्षरों को एक मोती के रूप में गुथ दिया जाए, यानी एक मोती के रूप में इसको एक के बाद एक को गुथ दिया जाए, तो ये आपको किस आकार में दिख रहा है, तो आपका आंसर आएगा माला। क्या बोलते हैं, गार्लैंड, यानी एक माले के रूप में दिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें ये एक पॉइंट लग रहा है क्या, माले की मोती। अब ये तो माले की मोती बनेगी नहीं, तो इसको बोलेंगे वर्ण या अक्षर, यानी इसके एक एक पॉइंट को बोलेंगे अक्षर। यानी वर्णों के बने हुए माला को बोलते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों के बने हुए माला, यानी वर्णों के समूह को, वर्णों के ग्रुप को बोलते हैं वर्णमाला। तो सीधी सीधी ये बन गई पूरी माला। और बनी किसकी है, तो बोल देंगे हम वर्ण की बनी है, और बनी है माला, तो वर्णों की माला बन जाती है वर्णमाला। तो इसको हम सीधे सीधे डिफाइन करेंगे कि वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन इसको कहना गलत होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने पूरा फुल पाई नहीं लगाया है। इसको अभी आगे क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी वर्णों का समूह, वो कैसा समूह होना चाहिए, तो समूह होना चाहिए यदि इसके बाद क्रमानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह होना चाहिए। यानी अब